रणथंभौर किले के अंदर हामिर महल और रानी के महल को देखने के लिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वाली दिशा में। सामने की तरफ आपको एक लाल पत्थर से बना हुआ जो बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। बताते कि दोस्तों ये वाला जो हिस्सा था वो रानी की महल का ही भाग हुआ करता था। आज के समय में इस वाले हिस्से के अंदर काम चल रहा है, तो इससे समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस महल को अंदर से जाकर और अच्छे से देख पाएंगे और इसका वही स्वरूप समझ पाएंगे जो आज से 723 वर्ष पहले जब यहाँ के राजा हमीर देव चौहान सत्ता में रहे होंगे, तो उस समय उनके द्वारा इसी महल का इस्तेमाल किया जाता था। ये काफ़ी बड़े पोर्श में फैला हुआ जो महल है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और इस तरफ बना है राजा रानी का महल। तो इसके ऑपोजिट वाले हिस्से में आप देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा गार्डन दिखेगा और यहाँ सामने की तरफ में राजा हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह की आपको छतरी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों थोड़ा हम नज़दीक चलते हैं और हमीर देव चौहान के महल के पास वाले हिस्से को थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, उस इतिहास को भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आप पहले देख सकते हैं कि जो महल ये बना हुआ है, बताते हैं कि कुल मिलाकर 3 मंजिला ये ऊपर है और 3 मंजिला ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। और इस महल के अंदर जो यहाँ के राजा थे वो रहा करते थे और इस महल का जो ऊंचाई है वो आपको तकरीबन देखने को मिलेगी कि ये 35-40 फीट ऊंची इसकी जो प्राचीर है ऊपर वाली हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। समय समय पर यहाँ पर जब अलग अलग अतिक्रमण हुए तो इसको भी क्षतिग्रस्त किया गया था। अंदर की तरफ से ये महल जो है ज़्यादातर वो टूटा हुआ है। तो हम थोड़े से इतिहास की बातों को यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमीर देव चौहान यहाँ पर कैसे पहुँचे थे। तो बात शुरू हो जाती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वक्त से, जब मोहम्मद गौरी का और उनका युद्ध हुआ 1192 के वक्त में। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय मारे गए थे तो उनके जो वंशज थे उन्होंने अजमेर के स्थान को छोड़ दिया था और उनके जो बेटे थे गोविंदराज चौहान वो रणथंभौर के इस स्थान पर आकर बस गए थे। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है दोस्तों ये हुआ करता था जंगल, और जंगल के बीच में प्राचीन एक किला था जो आज रणथंभौर का किला कहलाता है। इस किले में गोविंदराज चौहान ने कुछ वक्त बिताया और उसके बाद में इस किले को और बड़ा बनाया होगा। उसके बाद में बनते हैं दोस्तों वल्लन देव चौहान, प्रहलाद, बाद में बन जाते हैं वीर नारायण, वाणभट्ट। उसके बाद बनते हैं दोस्तों जैत्र सिंह, जिनकी हमने छतरी भी देखी थी। और 1282 के समय में राजा जैत्र सिंह ने अपने पुत्र को इस स्थान का राजा घोषित किया। राजा जैत्र सिंह के 3 बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे योग्य और अनुभवी जो थे वो थे राजा हमीर देव चौहान, जिनके आज हम इस महल को देख रहे हैं। साफ तौर पे लिखा है नो एंट्री, महल हमीर देव का है। और उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो इस रणथंभौर किले में सबसे जो अलग प्राचीर आपको दिखाई देगी वो इसी महल की दिखाई देने वाली है। बाहर की तरफ ये जो छज्जा है इस पे किया गया काम सफ़ेद मार्बल, लाल रंग का सैंडस्टोन जो कि करौली से लाया गया है, उसके द्वारा इस महल को और रौनक दी गई है। इस पे बारीक काम किया गया है। और यहाँ पर चौहान डायनेस्टी के द्वारा इस रणथंभौर के इस किले की शुरुआत बताई जाती है, जो तकरीबन 8वीं शताब्दी के अंदर मानी गई है इतिहासकारों के अनुसार। कुछ इतिहासकार इस किले की जो शुरुआत है वो 944 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में मानते हैं। तो इतिहासकारों के अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग उनके जो प्रूवेशन है वो है। हम इन बात को कैसे आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ किताबों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमीर हट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और कुछ अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई जो किताबें थी उनको आप पढ़ेंगे तो आपको इस रणथंभौर के किले की यहाँ पे निर्मित की गई जो इमारतें उनके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। और इनका जो शासन है वो 10 जुलाई 1301 में समाप्त हो गया था, जब इन्होंने अपने शीश को काटकर भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो इस पूरे रणथंभौर किले में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं दोस्तों। और अब हम ये समझ पा रहे हैं कि एक वक्त पहले इस किले के अंदर काफ़ी सारे कक्ष कमरे रहे होंगे, गुप्त तहखाने भी यहाँ पर होंगे। अंदर की तरफ यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके 3
मंजिला नीचे की तरफ भी ये जो पूरा महल है वो बना हुआ है, यानी कि सुरक्षा का ध्यान यहाँ पे रखा गया होगा। अलग अलग यहाँ पर सुरंगें होंगी ताकि राजा को मुसीबत के समय में निकाल कर बचाया जा सकता है। अमीर पैलेस के पास में हमें दिखी है सिंह की हवेली, यानी कि राजा की सेना में प्रमुख व्यक्ति जिनकी काफ़ी बड़ी हवेली ये बनाई गई थी और आज के समय में इसको रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। इसको आने वाले वक्त में म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको बिल्कुल पहले वाला जो रूप है वही दे देंगे। आधा इसका काम जो है लगभग वो हो चुका है, आधा काम इसका बचा हुआ है। यहाँ पर भी काम आप देख सकते हैं कि साफ सफाई करके इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दोबारा विजिटर्स के लिए इस पॉइंट को चालू कर दिया जाएगा। रणथंभौर दुर्ग के सतपोल दरवाजे पर आने के बाद में हमें यहाँ के सामंतों की हवेली को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस दरवाजे तक अधिकांश लोग नहीं आते, उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। आप जस्ट अपनी नज़रों को इस वाले व्यू पर लेकर जाइए। पूरे किले के अंदर सतपोल दरवाजे का ये वाला जो भाग है वो आपको अलग से ही ऐसा लगेगा जैसे कि उजड़ के बाद इस पर ध्यान देना बंद कर दिया गया हो। तो आप यहाँ की भारी इन झाड़ियों को देख सकते हैं। यहाँ पे घूमते हुए काफ़ी सारे आपको जंगली जानवर दिखाई दे जाएंगे, बंदर दिखाई दे जाएंगे। और इस पोर्शन पर हम जब पहुँचेंगे तो हमें सबसे पहले सामने की तरफ दिखाई देगी पुराने वक्त के सामंतों की हवेली। देखिए दोस्तों, क्या गजब का नज़ारा आज भी हमारी आंखों के सामने पेश हो रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट ने इस मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर जो काम है रिनोवेशन का वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पूरे रणथंभौर के दुर्ग पर कुल मिलाकर 4-5 हज़ार परिवार के सदस्य रहा करते थे राजा महाराजाओं के वक्त में, और उन्हीं लोगों के यहाँ पर ये महल वगैरह घर वगैरह बने हैं। ज़्यादा अधिकांश जो हैं वो तो ऐसे खंडित हो गए हैं जैसे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने वाले भाग में भी आपको खंडित वाले भाग इजीली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी उनके जो सामंत वगैरह थे उनके भी आपको जो घर है वो खंडित दिखाई दे जाएंगे। इसको हम थोड़ा अंदर से कैप्चर कर लेते हैं एक बार। आज के वक्त में इनसाइड जो इसका हिस्सा है लगभग ऐसा बना हुआ है। ये उस समय के छोटे पॉइंट्स बने हैं जहाँ पर उन्हें सामान वगैरह रखते थे, रसोई वगैरह इनकी होती होंगी। इस प्रकार के कमरे बने हैं छोटे छोटे। आज तो पूरा मतलब ये रिनोवेट कर दिया है लाइटिंग वगैरह के लिए। पुराने समय में दिए वगैरह रखने के लिए ऐसे पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये है पुराने वक्त के सामंतों की हवेली। इस पोर्शन को लेकर ज़्यादातर लोग ऐसी बातें बताते हैं कि मसाले वगैरह की पिसाई करने के लिए पहले लकड़ी का जो वो एक बड़ा मुसल हुआ करता था उससे कुटाई वगैरह करते थे, या फिर किसी को रगड़ने के लिए इस तरह के गड्ढे आपको कई जगह पे देखने को मिलेंगे। बाहर की तरफ चलते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ से हमें रणथंभौर के दुर्ग की जो प्राचीर है वो दिखाई दे जाएंगी। हम थोड़ा सा इस वाले हिस्से को भी कैप्चर करते हैं। यहाँ से भी कुछ हमें खंडित आज की ये हवेलियाँ दिखाई मालूम पड़ रही हैं। ये देख सकते हैं भाई आप कितनी सारी खंडित हवेलियाँ। और इसी के साथ में आपको मैं ना एक चीज़ नोटिस करवाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इस वाले सिंबल को यदि आप देखेंगे तो दोस्तों ये है चौहान डायनेस्टी का राज्य चिन्ह। जब आप रणथंभौर के किले को घूमने आएंगे तो नवलखा जो दरवाज़ा है उसके बाहर भी आपको इस प्रकार का जो राज्य चिन्ह है वो देखने को मिलेगा। यदि आप दोस्तों सतपोल दरवाजे पर आएंगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एक पोल और प्रोल की मैं आपको बात बता देता हूँ। जैसे हम लोग दरवाज़ा बोल देते हैं, मुख्य प्रवेश द्वार बोल देते हैं, तो राजस्थान के कल्चर में इस प्रकार के बड़े बड़े दरवाज़ों को प्रोल या पोल कहा जाता है। जो किला जिस दिशा में रास्ता लेकर जाता है उसको उस प्रकार का नाम दे देते हैं। जैसे कि इस किले के अंदर बाहरी दरवाज़ों में से आपको 4 मुख्य दरवाजे देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका है अंधेरी प्रोल, यानी कि अंधेरी पोल, जहाँ से सामान्य लोगों की इस किले में एंट्री होती है। एक दिशा में पड़ता है दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली पोल, जहाँ से आप दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं। एक तरफ आपका आता है सतपोल, यहाँ से आप जंगल का जो एरिया है उसको आसानी से देख सकते हैं। एक चौथा दरवाज़ा है सूरज पोल,
जहाँ से खाद्य भंडार की जो चीज़ें हैं, पास में एक किला पड़ता है खंडार का किला, वहाँ से वो सारी जो चीज़ें थी वो लेकर आई जाती थी और सतपोल से जो सेना थी वो आवागमन किया करती थी। इसी प्रकार से यदि हम दिल्ली दरवाजे की बात करते हैं तो उसके लिए राजा आने जाने का काम किया करते थे वहाँ से। तो सब दरवाज़ों का, पोल का अपना अपना एक महत्व रहा है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें रणथंभौर किले में देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं कि आगे और क्या देखने को मिलेगा। रणथंभौर दुर्ग के अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर आज से 723 वर्ष पहले राजा हमीरदेव चौहान ने अपना सिर काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। दोस्तों, जब हम सतपोल दरवाजे से बाहर की तरफ आएंगे तो जंगल वाला हिस्सा पहले आप देख लीजिए। इतना घना जंगल है यहाँ पर कि इसको देखकर ही डर लगता है। और राजा यहाँ पर क्यों आए थे उसके पीछे की एक बड़ी दुखद कहानी यहाँ पे हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन बात अभी हम सबसे पहले कर लेते हैं प्राचीन शिव मंदिर की, जहाँ पर हमीरदेव चौहान ने दुखी मन भाव से अपना सिर काटा और भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। दोस्तों, तो ये जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर को भी पहले ही बनाया गया था और यहाँ पर आज के वक्त में जन सामान्य लोग ज़्यादातर नहीं आते हैं। आपको मैं थोड़ा सा मंदिर के अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ और उसके साथ साथ में आपको जो यहाँ की हिस्ट्री है उससे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। तो पहले आप अंदर का व्यू देखेंगे। आइए भाई आगे की तरफ। यहाँ पे तो आज पुजारी भी नहीं बैठे हैं और मंदिर का ये प्रमुख गर्भगृह है दोस्तों। यहाँ पे हम प्रवेश करते हैं। गोमुख बनाया हुआ है। बारिश के वक्त में इस गोमुख से जल आता है और सीधा शिवलिंग पे चढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पे नंदी बनाए गए हैं। यहाँ पे बाकी भगवानों की छोटी बड़ी प्रतिमाएं रखी गई हैं। और दोस्तों, यहाँ का जो इतिहास है उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। बात ये है 10 जुलाई 1301 की, जब हमीरदेव चौहान को पता लगा कि उनकी जो रानियां हैं, उनकी जो प्रजा के अंदर सारी महिलाएं शामिल हैं, उन्होंने अपने आप को जोहर कर लिया है और उनकी प्रजा सब कुछ गवा चुकी है। सेना उनकी अधिकांश मर चुकी है। अब उनका ना कोई वंशज बचा है। तो उन्होंने इतने दुखी भाव से सोचा कि अब मैं इतने बड़े किले का क्या करूँगा, इस सभी चीज़ों का जो बचूंगा क्या करूँगा। तो उन्होंने जंगल की तरफ कूच करना सही समझा। तो दोस्तों, सतपोल का जो दरवाज़ा है वो किले के एक दिशा में बना हुआ है। वहाँ से जंगल का जो भाग है जिसे हम बोलते हैं नाला भंवर बोलते हैं या कहते हैं रण की पहाड़ियों वाला जो जंगल है, यहाँ पर राजा हमीरदेव चौहान आ जाते हैं और बड़े ही दुखी रहते हैं और भगवान शिव को आराध्य मानते हैं और भगवान शिव के इस मंदिर में यहीं बैठते हैं और भगवान शिव से अपनी सारी जो कहानियां हैं बताते हैं कि किस प्रकार उनका धोखा हुआ, किस प्रकार से उनकी जो प्रजा उन्हें गंवानी पड़ी। तो उस दुख में उन्होंने अपनी गर्दन काटी और यहाँ पे भगवान शिव को चढ़ा दी। तो लोक मान्यताएं ऐसी कही जाती हैं कि भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और राजा हमीरदेव चौहान की जो कटी हुई गर्दन है वो उनकी वापस जोड़ दी। तो वहां पर राजा हमीरदेव चौहान ने एक वाक्यांश में अपनी बात को कहा, सिंह सिवान सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, यानी कि जैसे शेरनी अपने जीवन में एक बच्चे को जन्म देती है, सतपुरुष व्यक्ति का जो वचन है वो कभी झूठा नहीं जाता। केले के पेड़ पर एक बार फल लगता है। अगली लाइन उन्होंने किस प्रकार से बोली, तिलिया तरे हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। जैसे लड़का लड़की को जीवन में एक बार तेल चढ़ता है, हमीर राजा इतने हठी थे कि उन्होंने भगवान शिव को कहा कि इस दोबारा चढ़ाई गई गर्दन को मैं स्वीकार नहीं करूंगा और उन्होंने अपनी गर्दन फिर से काटी और भगवान शिव के आराध्य गर्दन को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये सारी जो कहानी है वो इसी स्थान से जुड़ी हुई है। अब हम इसके बाकी हिस्सों को भी देखेंगे, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। रणथंभौर किले के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये वाला जो स्थान है वो आपका पड़ता है जब आप सतपोल दरवाजे की तरफ आएंगे और
इस रणथंभौर किले के अंदर जो सबसे ज़्यादा विख्यात प्लेस है वह है आपका गणेश जी का मंदिर। यहाँ पर यदि हम एक मुख्य बात पर थोड़ा आकर्षण डालते हैं तो लोग अपनी शादी की या फिर लोग अपने कामयाब होने के लिए, अपनी मनौती के लिए गणेश जी को चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी को गणेश जी को सुनाया जाता है और उसके बाद में गणेश जी उनकी जो मुरादें हैं पूरी करते हैं। तब लोग यहाँ पर सवा मणि वगैरह या फिर चूरमा वगैरह आते हैं, चढ़ाते हैं। और ये जो पास का पूरा व्यू है, यहाँ से अब हम जाएंगे आगे की तरफ।